आज अगर वॉर हो तो हम कितने दिन में खत्म कर देंगे पाकिस्तान से? आज अगर लड़ाई होगी तो कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, और लड़ाई होगी भी तो बहुत लिमिटेड एरिया वॉर होगी। कारगिल का कितने दिन तक चला था वो? 3 महीने। और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, ये जून जुलाई के ही 3 महीने थे व्हेन आई वाज इन माय सेकंड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड आई वाज देयर। तो आप जंग के मैदान में खड़े हैं विद अ प्रेग्नेंट बेली, आपके एक हाथ में आपकी कार्बाइन है, एक हाथ में मैंने अपने 2 साल का बच्चा पकड़ा है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। समझ नहीं आती ना ये कहानियां, ये इंडियन आर्मी है। What is one thing जो वॉर के बारे में हम सिविलियंस को कभी नहीं पता चलेगा? There are such stories कि एक जवान का हाथ उड़ गया और उसने अपना हाथ यूं पकड़ लिया और तब तक पीछे वाले ने बोला कि टाइम क्या हुआ है, उसने बोला उसी हाथ पे खड़ी है। ऐसी फौज आप कहां से लाएंगे भाई? सिर्फ आप 3 शब्दों के लिए खड़े हो, नाम, नमक और निशान। थिंक कि हमें उनको कमजोर नहीं समझना चाहिए आज भी। पाकिस्तान के पास अपने सिटीजन्स को एंगेज रखने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं है कि वो इंडिया बैशिंग करें। बिहाइंड द सीन्स वॉर में क्या होता है? हायर हेडक्वार्टर्स डिसाइड द स्ट्रेटेजी एंड द टैक्टिक्स। लॉजिस्टिक्स का काम होता है कि हमारे पास जो भी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट आ रहे हैं जो यहाँ पहले नहीं थे, उनके लिए केटर करना। हाई एल्टीट्यूड पे सोल्जर्स को चॉकलेट्स देते हैं। सो चॉकलेट्स आर गोइंग टू गिव देम इंस्टेंट एनर्जी, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, आपकी भूख मर जाती है। प्याज देखा है आपने? हाई एल्टीट्यूड में प्याज पत्थर की तरह है। आपने किसी टेररिस्ट से एनकाउंटर किया है अप क्लोज? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। आज अगर वॉर हो तो हम कितने दिन में खत्म कर देंगे? आज वॉर हो तो कितने दिन में खत्म करेंगे? पाकिस्तान से। देखो, आज अगर लड़ाई होगी तो कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी। कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, क्योंकि कन्वेंशनल वॉर के दिन अब लगभग खत्म हो गए हैं, और लड़ाई होगी भी तो बहुत लिमिटेड एरिया वॉर होगी। जैसे कारगिल की लड़ाई थी। कारगिल की लड़ाई हुई तो वो 1971 वॉर की तरह ईस्टर्न फ्रंट, वेस्टर्न फ्रंट, हमारी पूरी नेवी जो है अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर एक्टिव हो रखी है, एयरफोर्स चल रही है, उस तरीके का नहीं होगा। अगर इस समय जंग हुई, it's not going to be conventional. It is going to be fought in information space. It is going to be a war of information. It is going to be fought in the cyber space. It is going to be a very limited war if actually it comes to that. And therefore, it is not going to be, engagement is not going to be long. लेकिन information की लड़ाई है तो चलेगी लंबी। लेकिन कन्वेंशनल वॉर, फेस टू फेस, eyeball to eyeball with the enemy, no, I don't think it is going to happen. Even if it is going to happen, it will not be long. Certainly it's not going to be 3 months long, because what we have learned from Kargil, it is huge. The lessons are huge. बट फिर इतनी बॉर्डर पे अपनी फोर्स क्यों लगी हुई है जब इतनी फाइट्स होंगी? Can we choose our neighbors, Raj? No. हमारे नेबर का क्या हिस्ट्री है? बट अब तो नेबर इनसिग्निफिकेंट है। ये आपका मानना है। फौज कहती है दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो। और यू थिंक कि हमें उनको कमजोर नहीं समझना चाहिए आज भी? पाकिस्तान के पास अपने सिटीजन्स को एंगेज रखने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं है कि वो इंडिया बैशिंग करें, क्योंकि वी कैन नॉट चूज आवर नेबर्स। नाउ सी इफ चाइना इज देयर, एक तरीके से हमारे हर नेबर में चाइनीज इंप्रिंट है, और इस समय हमारा कोई भी नेबर, अगर आप जियोपॉलिटिक्स को देखें तो हमारे किसी भी नेबर के साथ में बहुत 10 on 10 संबंध नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ सुगबुगाहट है। हमारी तो नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि इन चीजों को चाइना एनकरेज कर रहा है। So we are not living in a time where we can only have a wishful thinking. I was speaking to one army general, and उनसे मैंने ये सेम क्वेश्चन पूछा था, and उन्होंने बोला था बहुत सिंपल वर्ड में, which I really liked. He said कि इंडिया की आइडेंटिटी है कि अब हमें वर्ल्ड में 3rd पहुंचना है, हमें 2047 में वर्ल्ड को एक हम इंडिया को डेवलप नेशन बनाना है,
हम टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, स्टार्टअप्स में आगे जा रहे हैं, मेड इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग, हम हर जगह अपना ग्लोबल डोमिनेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? हम ग्लोबल लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं. सो दैट्स आवर फोकस. हमारी आइडेंटिटी अब इंडिया को लोग 15 और चीज़ों के लिए जानते हैं. पाकिस्तान को लोग सिर्फ इंडिया की वजह से जानते हैं. सो दे आर प्लेइंग फॉर देयर आइडेंटिटी, एंड हुएवर इज प्लेइंग फॉर जस्ट वन आइडेंटिटी, यू शुड नॉट टेक देम लाइटली. वेरी राइट. एंड इज लाइक उनकी और कोई आइडेंटिटी नहीं है. अगर वो थोड़ा बहुत करेंगे कुछ इंडिया के लिए, इंडिया के ऊपर, तो एकदम उनका ग्लोबली नाम फैलेगा. फिर वो बोलेंगे कि इंडिया ने गलत किया, इन्होंने गलत किया, तो दे विल बी रेलेवेंट. इफ इंडिया स्टॉप्ड एंगेजिंग विद देम, दे डोंट हैव एनीथिंग, व्हिच आई फेल्ट वाज अ वेरी गुड आंसर. वेरी गुड आंसर. और इसमें आप ये देखो, कोई भी जर्नी शॉर्ट टर्म नहीं होती. जब कारगिल हुआ, हमने रियलाइज किया कि गैप है, एम्युनिशन, इक्विपमेंट्स. और आज जब हम आत्मनिर्भर भारत से हम कई तरीके के R&D करके चीज़ें बना रहे हैं, तो यू सी इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो पहले डिफेंस की वजह से हम सिर्फ एक बायर्स इकोनॉमी थे, नाउ वी आर अ प्रोड्यूसर्स इकोनॉमी. आप देखिए, ब्रह्मोस हमारे पास आया रशिया से, टेक्नोलॉजी भी आई, बन अब रहा है, और सिर्फ बन नहीं रहा है, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. इसी तरीके से बहुत सारी चीजें. तो जंग की वजह से जो हमारे अंदर एक गैप आइडेंटिफाई हुआ, इंडस्ट्री डेवलप हुई, उसकी वजह से हमारे देश में अब फॉरेन करेंसी आ रही है, हमारे देश में अपनी इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही हैं, और दूसरा, हम जियोपॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग उभर के आ रहे हैं. तो जब हम कहते हैं कि हम विल बी द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो कैसे आएगा? वैक्सीन डिप्लोमेसी, इक्विपमेंट डिप्लोमेसी, हम किस तरीके से, तेजस डिप्लोमेसी हम आज इंडिया में बनाएंगे, कल को हम दूसरी कंट्रीज के सामने रखेंगे. और ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि इंडिया तो सबसे पहले पूछता है माइलेज कितना देती है. बिहाइंड द सीन्स वॉर में क्या होता है? जैसे अगर वॉर अनाउंस हुआ कि अब वॉर होगा, तो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में क्या होता है, क्या स्टेप होती? फर्स्ट थिंग व्हाट डू यू डू? जब ये कहा गया कि वॉर शुरू हो गई, एक्चुअली वॉर तो उससे पहले शुरू हो चुकी थी. गवर्नमेंट ने अनाउंस किया फर्स्ट वीक ऑफ मई में कि ऑपरेशन विजय शुरू हो गया, लेकिन फौज तो उससे पहले से लामबंद हो गई, है कि नहीं? तो लॉजिस्टिक्स सबसे पहले क्या करती है? हायर हेडक्वार्टर्स डिसाइड द स्ट्रैटेजी एंड द टैक्टिक्स. किस तरीके से ये लड़ाई लड़ी जाएगी, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यहां आएंगे, किस तरीके की स्पेशलाइज्ड फोर्सेस यहां लगेंगी, कितनी लगेंगी, कब लगेंगी, और उस हिसाब से लॉजिस्टिक्स इज सपोज टू केटर फॉर द रिक्वायरमेंट्स. तो सबसे पहले लॉजिस्टिक्स का काम होता है कि हमारे पास जो भी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट आ रहे हैं, जो यहां पहले नहीं थे, उनके लिए केटर करना, उनकी रिपेयर और मेंटेनेंस को केटर करना, उनके अपकीप को मेंटेन करना. स्पेशल फोर्सेस आपके पास आ रही हैं, उनको किस तरीके की क्लोथिंग लग रही है, आपके पास है, कितनी जल्दी आप उसको अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहां टाइम भी है, इक्विपमेंट भी है, एक कहते हैं ना प्रीमियम, समय भी बहुत कम है, और कितनी जल्दी आप परफॉर्म करते हैं. और सिर्फ जल्दी परफॉर्म नहीं करते हैं, कितना सही परफॉर्म करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि आप गलत सामान गलत यूनिट को नहीं दे सकते. आपका सामान आना भी सही चाहिए, इशू भी सही होना चाहिए. दूसरी चीज, ऑपरेशन के टाइम पे बैटल प्लान्स इवॉल्व होते हैं, एंटिसिपेट करते हैं, ऑन द गो है. आप डिफेंस पे बैठे थे, लेकिन हम कहते हैं नहीं, वील गो ऑन ऑफेंसिव, अटैक करो. अब आप ऑफेंसिव या डिफेंस, आपके जब प्लान्स चेंज हो रहे हैं, आपको जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है, अब आप हर एक के एकदम बैक एंड कॉल पे तो सामान नहीं रख सकते ना, आप बहुत दूर सामान रख सकते हैं ना आप बहुत पास रख सकते हैं. तो आप एक सेंट्रल जगह रखेंगे जहां से उस जगह जितनी यूनिट्स डिप्लॉयड हैं उन्हें रियल टाइम में सामान इशू कराया जा सकते. तो टेल मी दिस लॉजिस्टिक्स, आई वांट टू नो स्टेप बाय स्टेप.
कौन से सोल्जर को कौन सी गन मिलेगी, कितने बुलेट्स मिलेगी, कैसे जाएगा, कौन सी यूनिट को कौन सा सामान जाएगा, किसी को ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, ऑल ऑफ दिस ये कौन डिसाइड करता है? दैट इज़ वन. सेकेंड इज, अब जब सोल्जर फ्रंट लाइन पे लड़ रहा है, राइट, तो वहाँ पर आप जस्ट उनके पीछे तो रख नहीं सकते हो. तो कितनी दूर होता है वहाँ से सोल्जर जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहा है वहाँ तक उनको रिफ्यूल या जो रीलोड होता है वो कैसे पहुँचता है, बार बार, और बुलेट्स कैसे पहुँच, लाइक हाउ ऑल ऑफ दिस वर्क्स. जब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये लड़ाई का टाइम था, है ना, लड़ाई के टाइम पर यूनिट्स आ रही हैं, यूनिट्स अपना हथियार लेकर आ रही हैं, हथियार ला रही हैं, एंड दे आर ब्रिंगिंग देयर फर्स्ट लाइन एम्यूनेशन. मतलब उस हथियार को चलाने के लिए उनको शुरुआत में कितना एम्यूनेशन चाहिए वो लेकर आ रही है. बुलेट्स जो भी चाहिए होती है वो लेकर आ रही हैं. कितनी लेके आती हैं वो उसका एक फॉर्मूला डिसाइड होता है. एक फॉर्मूला डिसाइड होता है. इस फॉर्मूला के हिसाब से हर यूनिट को फर्स्ट लाइन एम्यूनेशन, सेकंड लाइन एम्यूनेशन, उसका वॉर इक्विपमेंट पे कितना रखा जाएगा, इस सब का एक फॉर्मूला होता है. तो शुरुआत के लिए वो अपना लेकर आती हैं, लेकिन उनको रिप्लेनिश करना है. किस फॉर्मूले से रिप्लेनिश करना है, दिस इज ऑल कैलकुलेटेड बाय लॉजिस्टिक्स. ठीक है. सो ये पूरा एक फॉर्मूला के साथ होता है, क्योंकि आप ऑन द गो नहीं कर सकते हैं. आपके पास एक रेजिमेंट नहीं है, आपके पास लाखों की संख्या में सोल्जर्स हैं. आपके पास कुछ ऐसी रेजिमेंट्स हैं जो वेव अपॉन वेव के अटैक्स लेके आगे जा रही हैं. कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो वेट कर रही हैं होल्डिंग में कि ये रेजिमेंट आगे बढ़ेगी, एरिया को होल्ड करेगी, देन द सेकंड रेजिमेंट विल गो अप. सो एवरी रेजिमेंट हैज अ डिफरेंट मैंडेट एंड अ डिफरेंट मिशन. आप मिशन के हिसाब से इशू नहीं कर सकते. आप इशू कर सकते हैं कि उस हथियार के ऊपर कितना ऑथराइजेशन है. और लड़ाई के समय नाउ हियर यू आर कैलकुलेटिंग कितना डेली वेस्टेज हो रहा है. वेस्टेज माने एक्सपेंडिचर. वेस्टेज हम एक टर्म यूज करते हैं. वेस्टेज माने इस्तेमाल, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑफ दैट मनी का एक्सपेंडिचर नहीं, बुलेट्स का एक्सपेंडिचर, राइट. हाउ मेनी एक्सपेंडेड बुलेट्स एक्सपेंडेड कहते हैं. 1000 जा रही है, 5000 जा रही है, जो भी हो रहा है. अब ये चीज लेने के लिए यूनिट्स आर नॉट गोइंग टू कम टू द बेस डिपो. एग्जैक्टली. ठीक है. तो हम अपने स्टेजिंग एरियाज के ऊपर हम आगे आगे करके लॉजिस्टिक पॉइंट्स बनाते हैं. लॉजिस्टिक पॉइंट्स आर लाइक मिनी डिपोज, आगे आगे जाकर. अब आप जब लॉजिस्टिक एरिया में सामान रखते हैं, उसमें सब तरीके का सामान है. उसमें राशन है, उसमें ईएमई का सामान भी है जिसने रिपेयर करना है, उसमें ऑर्डिनेंस का सामान भी है. सो नाउ दिस लॉजिस्टिक पॉइंट इज लाइक ऑल एनकम्पैसिंग. इसमें हर तरीके का सामान है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ है, और उसको रिप्लेनिश कर रहे हैं हम पीछे से. अब आप ये सोचो, इमेजिन इन योर माइंड, जो सिपाही जंग लड़ रहा है वो सामान लेने के लिए तो नीचे नहीं आएगा. वो तब तक तो दुश्मन आके उसकी जगह कैप्चर कर लेगा कि भाई ये तो नीचे सामान लेने गए हैं. आई मीन इट इज हिलेरियस सोचने के लिए भी, इट विल बी वेरी फनी. तो सामान आगे तक जाएगा कैसे? तो इसके लिए एक फौज में एक रेजिमेंट होती है जिसको कहते हैं पायनियर रेजिमेंट. और दूसरा होता है एएससी के साथ में म्यूल्स. म्यूल्स माने खच्चर. खच्चर के ऊपर सामान रखा जाता है, क्योंकि जहां जहां फौज बैठी है वहां अगर उसको सामान चाहिए तो वहां खच्चर ही जा सकता है ऊपर, पहाड़ियों के बीच बीच में से निकल के. और उनके साथ में ये पायनियर के जो पोर्टर्स हैं वो चलते हैं और सामान पहुंचाते हैं. तो एक बंदा 10-12 खच्चर लेके निकल जाता है. हाँ, एक अकेला कभी नहीं भेजा जाता है, क्योंकि अकेला तो कुछ भी नहीं है फौज में, है ना. तो एक डेट के साथ में आगे भेज रहे हैं. अब इधर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. जब एकदम से लड़ाई शुरू हुई, सरप्राइज में लड़ाई शुरू हुई, एकदम से बहुत सारी रेजिमेंट आई, तो अब हमारे पास जो पायनियर रेजिमेंट है वो इतनी नहीं थी जो इतने लोगों को प्रोवाइड कर पाए. कभी सोचा आपने कि कैसे आगे तक सामान जाएगा? लिमिटेड पोर्टर्स हैं, लिमिटेड म्यूल्स हैं. हाउ आर वी गोइंग टू इक्विप, मेंटेन
उस फाइटिंग फोर्स को जो आईबॉल टू आईबॉल आगे बैठा है। तो इंडियन आर्मी ने लेह में एक रिक्वेस्ट करी, एक अनाउंसमेंट हुई कि हमको कुछ पोर्टर्स चाहिए, और अगर आपको लगता है कि आप आगे आएं और जरूरत की घड़ी में हमारा साथ दें तो वी आर थैंकफुल, इंडियन आर्मी विल बी थैंकफुल। तो हमें लग रहा था 30-40 लोग आएंगे। अगले दिन वहां 400 से ज्यादा लद्दाखी यूथ खड़ा था कि हमको काम बताओ, हम आगे जाएंगे। कारगिल की लड़ाई लड़ी कैसे पाकिस्तान ने? बहुत ध्यान से सोचा हुआ था। जिस समय बर्फ पड़ी उस समय उन्होंने कारगिल, द्रास, तुर्तुक, मशको, ये पूरी जो बर्फ से भरी हुई पहाड़ियां थी, इनके ऊपर उन्होंने जो इंडिया की पोस्ट्स थी, जो विंटर वेकेटेड पोस्ट्स थी, जब विंटर में वहां बिल्कुल बर्फ हो जाती तो भारतीय सेना नीचे आ जाती है। जब थॉ होती है, बर्फ पिघलती है, बर्फ वापस आप जाते हैं और अपनी पोस्ट्स को ऑक्यूपाई करते हैं। उन्होंने उस बर्फ का फायदा उठाकर उन पोस्ट्स को ऑक्यूपाई कर लिया। थ्रू आउट विंटर सीजन वो फोर्टिफाई हो गए। ठीक, उन्होंने उन जगहों पे अपना कब्जा किया जहां वो नेशनल हाईवे 1 अल्फा के ऊपर नजर रख सकते थे। नेशनल हाईवे 1 अल्फा वो सड़क है जो कश्मीर को लद्दाख से जोड़ती है। दुश्मन चाहता था कि नेशनल हाईवे 1 अल्फा के ऊपर चोक हो जाए, तरीके से, मतलब उसको चोक कर दें वो नेशनल हाईवे को, जिससे दुश्मन उस पूरे एरिया को, लद्दाख के एरिया को भारत से अलग कर दे और इंटरनेशनल तरीके से सियाचिन के मुद्दे को वो उछाल सकें, क्योंकि वहीं से सड़क सियाचिन को भी जाती थी। जो हमारी गाड़ियां वहां से आ रही थी उनके ऊपर गोलाबारी हो रही थी। ये गाड़ियां कौन सी थी? तो आपने लॉजिस्टिक्स पूछा, तो लॉजिस्टिक्स को समझने के लिए हाई एल्टीट्यूड में होता है एक कॉन्सेप्ट जो हमारी बाइबल है, जिसको कहा जाता है एडवांस विंटर स्टॉकिंग। ओके, कैसे होती है एडवांस विंटर स्टॉकिंग? बताओ। आप बताओगे? मैं ही बताऊंगी। आप ही बताओगे। एडवांस विंटर स्टॉकिंग होती है कि साल में तकरीबन 8 महीने वो सड़क बंद है और 4 महीने वो सड़क खुली है। जब वो सड़क खुली है तभी उसके ऊपर गाड़ियां चल सकती हैं। तो जब सर्दियां होती हैं और सब तरफ बर्फ पड़ी हुई है, ये टाइम पर लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस अपनी रिक्वायरमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं। कितना हमें फौज को मेंटेन करने के लिए चाहिए, कितना हमें अपना रिजर्व चाहिए, कितना स्पेयर चाहिए, कितना आर्मी हेडक्वार्टर रिजर्व चाहिए, कितना वॉर रिजर्व चाहिए, जो हम उसी समय निकालेंगे जब हमें जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। तो हम पूरा कैलकुलेट करते हैं। सर्दियों भर हम वो सामान इस्तेमाल करते हैं जो हमारे डिपो में है और अपनी डिमांड्स को नीचे बेस डिपोज में और आर्मी हेडक्वार्टर में भेजते हैं। सर्दियों भर इसकी प्रोडक्शन, इसकी रिक्वायरमेंट, इसके ऊपर काम चलता है देश भर में। और जब सड़क खुलती है तो हजारों की संख्या में ये ट्रक्स आते हैं और नेशनल हाईवे 1 अल्फा एक सर्पेंटाइन रूट की तरह ट्रक्स लेकर आते हैं और हमारे डिपोज के अंदर सामान भरते हैं। तो कारगिल की लड़ाई जब मई के महीने में शुरू हुई, जोजिला पास खुला, हमारे ट्रक सामान से लदे हुए आने लगे और दुश्मन ने नेशनल हाईवे चोक कर दिया। अब इधर हाई एल्टी जो हमारा एरिया था, जो हमारे लॉजिस्टिक बेसिस थे, इनके अंदर सामान खत्म हो रहा है, क्योंकि हमने जितना केटर मंथ के हिसाब से हमने केटर किया है, डिपेंडेंसी के हिसाब से हमने केटर किया है, तो हमारा सामान कम होते जा रहा है। वी आर वेटिंग फॉर इट टू बी रिप्लेनिश्ड और दुश्मन नजर लगा के बैठा है। फिर आया कैसे? ये रिक्वायरमेंट हमको तब समझ में आई कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डाइवर्सिफाई करना कितना जरूरी है। एक नेशनल हाईवे और उसी के ऊपर दुश्मन ने आपको चोक कर दिया। अब आप सारी चीजें तो बाय एयर ला नहीं सकते। सामान आपका पठानकोट स्टेशन तक आ रहा है ट्रेन से, पूरे देश से
ट्रेन्स में सामान आ रहा है और वहाँ से ट्रक्स से ये सामान ऊपर पहुँच रहा है. सो आफ्टर कारगिल, जो कारगिल रिव्यू कमेटी जो बनी, उन्होंने कहा कि वी हैव टू केटर फॉर ऑल्टरनेट इंफ्रास्ट्रक्चरल रूट्स. तब आप देखिए अटल टनल आई है. अब अटल टनल से दुश्मन के गोले बरसे हमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये सामान पूरा अंदर का अंदर मनाली रूट एंड वी आर गोइंग टू फोर्टिफाई आवर आर्मी. लेकिन उस समय ऐसा नहीं था. तो दुश्मन ने हमारी जो एडवांस विंटर स्टॉकिंग थी उसको पूरा स्टडी किया हुआ था. मतलब यू हैव टू गिव फुल मार्क्स टू पाकिस्तान फॉर अ वेल प्लान्ड अटैक. और तब जो वो कहते हैं कि ये मुजाहिदीन थे जो लड़ाई लड़ रहे थे, जी नहीं, दे वर द रेगुलर नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री दैट वाज फाइटिंग देयर. लेकिन वो कहते हैं ना कि फौज में एक सेइंग है, देयर इज अ मैक्सिम दैट गोज, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर. आप पीस एरिया में, लोग बोलते हैं जब जंग नहीं होती तो फौज करती क्या है? जब जंग नहीं छिड़ती है तो फौज जंग की तैयारी कर रही होती है. क्योंकि हिंदुस्तान इस बिजनेस में नहीं है कि हम दूसरे देशों में जाकर लड़ाई करें. हम डिफेंड करेंगे अपने बॉर्डर्स को. यही इंडियन आर्मी का मैंडेट है. हम अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करेंगे. तुम आओगे अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे उस समय और उस हालत में जो हम तुम्हारे लिए चूज करेंगे. आई एम सो प्राउड. I was part of this battle from the time that first shell landed on our soil until the time we kicked out last Pakistani, dead or alive. I was there. I have seen वो पहला गोला जब हमारे एम्यूनिशन डंप में आके गिरा था कारगिल में, और कारगिल का डंप धुएं में उड़ा था. I was there. I have seen the losses. और जब ये जंग लड़ी गई और जब ये जंग हमने जीती, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूं वो शौर्य, वो गर्व. मेरे आज भी रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं कारगिल विजय दिवस पे खड़ी होती हूं. कारगिल की 25वीं सालगिरह पे मैं एक महिंद्रा कार रैली का हिस्सा थी. इंसिडेंटली मैं और मेरे हस्बैंड, हम इंडियन आर्मी के ओनली कारगिल कपल हैं जो दोनों हस्बैंड वाइफ इस जंग का हिस्सा थे. और मैं और एक कदम आगे जाऊंगी, हमारी एक फैमिली है जो एक कारगिल फैमिली है, क्योंकि एक बच्चे के साथ मैं प्रेग्नेंट थी और एक मेरे साथ था. मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करी थी कि सर मुझे सिर्फ आप इतनी परमिशन दीजिए कि मैं अपने बच्चे को अपने साथ डिपो में ला सकूं. नहीं तो इंडियन आर्मी की कोई ये कवायद नहीं है कि आप अपने बच्चे को दफ्तर लेकर आएं. लेकिन आपने मूवीज में भी देखा होगा कि जब जंग छिड़ती है तो सब तरफ अंधेरा कर देते हैं, स्पेशली जैसे ही सनडाउन होता है, जिससे कि दुश्मन का अगर कोई जहाज आए, कोई एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट आए, तो उसे पता ना चले, तो वो नुकसान ना पहुंचाए. क्योंकि लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन हर एक के लिए एक बड़ा प्राइम टारगेट है. इंडियन आर्मी ने जब पाकिस्तान के मंटो ढालों के ऊपर हमारे फाइटर जेट्स ने जब बॉम्ब्स गिराए, लेजर गाइडेड प्रेसिशन बॉम्ब्स हमारे मिराज 2000s ने गिराए, दुश्मन की कमर उस दिन टूट गई. लेकिन हमें यह नहीं चाहिए था कि हमारे लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को कुछ हो. तो उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, और पूरे कारगिल में उस समय लेह में, कारगिल में उस पूरी जगह इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जनरेटर से लाइट आती थी. आज तो बहुत बदल गया. आज तो वो लेह है ही नहीं जो मैं अभी गई हूं 25वीं सालगिरह पे. वो लेह है ही नहीं जो लेह उस समय था. तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि अंधेरे में ये छोटा 2-2.5 साल का बच्चा कहाँ रखूंगी मैं इसको, क्योंकि इसका फादर जो है वो द्रास में लड़ाई लड़ रहे हैं, इसकी माँ यहाँ लड़ाई लड़ रही है, मुझे सिर्फ इतनी परमिशन दीजिए. तो वो कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त फौजी सख्त. तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे परमिशन दी. मैं बेटे को दफ्तर लेकर आई. आप इमेजिन करो, यूनिट का बीच में एक ओपन एरिया है जिसमें हमने पूरा सामान लेआउट किया हुआ है. यूनिट्स आई हैं जो अपना सामान किट अप हो रही हैं. कोई जैसलमेर से आ रही है, कोई
नॉर्थ ईस्ट से आ रही है रेजिमेंट, पूरे इंडिया से आ रही है रेजिमेंट्स। कारगिल अपने लेह के एयरफील्ड में लैंड कर रही है, हमारी यूनिट में आ रही है, वेयर वी आर किटिंग देम अप। और मेरा बेटा जो है वो उस पूरे सामान के बीच में दौड़ रहा है, छोटा सा है ना, और वो जवानों से बात कर रहा है, भैया आप लड़ाई में जा रहे हैं। छोटा सा बच्चा, हाँ, तोतली तोतली भाषा में, भैया आप लड़ाई में जा रहे हो। और मैं देख रही हूं कि कोई जवान उसके सिर पे यूं हाथ रख रहे हैं, कोई उसको यूं चिपटा रहा है अपने आप से, कोई उसकी गाल सहला रहा है। एंड एक्चुअली इफ यू थिंक ऑफ इट इन अ लार्जर टर्म, राज, वो बहुत सिंबॉलिक मोमेंट है। वो शायद उस बच्चे के माध्यम से जो अपने बच्चे घर पे है उनको बाय बोल रहे हैं कि पता नहीं जो मैं प्यार इसको कर रहा हूं वो शायद मैं अपने बच्चे को प्यार कर रहा हूं। जो आज मैं इसके सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहा हूं वो शायद मैं अपने बच्चे को आखिरी समय में देता। सो थैंकफुल, वो आशीर्वाद उसे फल रहे हैं। तो ये बहुत हैवी मोमेंट्स है। जंग हम सिर्फ तब देखते हैं जब लड़ाई हो रही है। आप सोचो, मैं अपने डिपो में बैठ के, जंग छिड़ रही है, 527 जवान हमारे मार्टियर हुए। मार्टियर को आप लाएंगे कैसे फ्रंट एरिया से? कैसे लाएंगे आप बताओ मुझे? कॉफिन में लाएंगे? वो कॉफिन कौन बनाएगा? वो कॉफिन का सामान कौन इशू करेगा? लॉजिस्टिक्स। दैट आई वाज डूइंग। वो मोमेंट कि आप वो प्लाईवुड, वो नेल्स, वो चीजें आप इशू कर रहे हैं कि हमारे यूनिट के कारपेंटर वो कॉफिन बनाएं जो कॉफिन आगे जाए। एक टाइम पे हुक्म आया कि किसी भी टाइम पर 50 कॉफिन रेडी रखिए, क्योंकि एकदम से रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, कॉफिन रेडी रखिए। मेरे जवानों ने कहा, मेरे कारपेंटर्स की टीम मेरे पास आई और बोलती है कि मैडम हम पहले से कॉफिन बना के नहीं रखेंगे। हम अपने भाइयों के लिए ये चीज, उनको ये नहीं सोच सकते कि वो मरेंगे, वो उनकी जान चली जाएगी। तो जितनी जितनी रिक्वायरमेंट आएगी मैडम, हम उतने उतने बनाएंगे और लेट नहीं करेंगे। मतलब जब बोलोगे उसके आधे घंटे में कॉफिन रेडी होगा, लेकिन बनाएंगे तभी जब रिक्वायरमेंट आएगी। तो आप देखो, जो जहां है वो वहीं से अपनी पूरी एनर्जी, अरे कोई जीत सकता है ऐसी इंडियन आर्मी से? क्या वो जूनियर लीडरशिप थी? जब ऑफिसर कहता है, 24-25 साल का वो ऑफिसर कहता है मेरे पीछे आओ, क्या वो पेपटॉक्स रही होंगी लास्ट मिनट में, क्या जोश उन्होंने दिलाया होगा अपने जवानों को कि श्योर फेस ऑफ डेथ पे वो जवान बढ़े जा रहे हैं आगे। ये है जज्बा इंडियन आर्मी का। इसके आगे पाकिस्तान तो क्या, दुनिया की कोई फौज आ जाए। बट हम हमारा सामान कैसे लेके आए जब उन्होंने चोक कर दिया था पाकिस्तानियों ने? अच्छा, ये सामान जो है वो हमारा एक तो बाय एयर आना शुरू हुआ। हाँ। बाय एयर आने के लिए सामान जो है वो बहुत लिमिट में सामान आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक सामान हमारा, हम बनिहाल टनल की तरफ से लेकर आ रहे थे। अगेन देवर द रूट्स विच वर वेरी, जो हमें इतनी स्पीड से सामान नहीं आ पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए कि हमारी आर्मी आगे बढ़कर नेशनल हाईवे के उन एरियाज को क्लियर करे, एंड दैट इज व्हाई देयर वाज इमीडिएट रिक्वायरमेंट टू गेट द माउंटेन्स और द पीक्स ऑफ तोलोलिंग क्लियर्ड। तो तोलोलिंग की पहाड़ी, टाइगर हिल की पहाड़ी, ये वो पहाड़ियां थी जब जोजिला पास से सामान आता है, वो हमारा सबसे बड़ा रूट था। तो ये जो लड़ाइयां लड़ी गई, ये उस नेशनल हाईवे के उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए थी। और जब तोलोलिंग की लड़ाई हुई, एक के बाद एक कई वेव्स ऑफ अटैक गए। रिसेंटली जब मैं वहां थी, आप कारगिल का जब वॉर मेमोरियल देखेंगे तो उसके नीचे ऐसे 120 गन्स का आर्क लगा था, 120 आर्टिलरी गन्स। इमेजिन 120 गन्स, और यहां से सारी गन्स पाउंड कर रही हैं। कहते हैं टाइगर हिल की वो पहाड़ी काली पड़ गई थी। इन्फेंट्री के जवान आगे बढ़ते जा रहे हैं और आर्टिलरी की गन्स बहुत पहले रुक जाती हैं।
लेकिन यहां पे ऑफिसर्स जो आगे जूनियर लीडरशिप बढ़ रही है, वो नीचे गन लोकेशन को आपको पता है क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप मेरी लोकेशन, मैं जो आपको लोकेशन दे रहा हूं अपनी, इस लोकेशन पे फायर करो, फायर ऑन माई हेड, मेरे सिर पे फायर करो, क्योंकि मैं दुश्मन के इतना नजदीक हूं कि मैं मरा कोई बात नहीं, दुश्मन मर जाए, दुश्मन मरना चाहिए। और हमारी आर्टिलरी गन्स ने वैसे फायर किया कि देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल ब्लू ऑन ब्लू। मतलब हमारे अपने जवान, हमारी अपनी आर्मी को नुकसान नहीं हुआ, दुश्मन नेस्तनाबूद हुआ। तो ये जो हमारे लॉजिस्टिक्स रूट था, जो ये हमारी आर्टरी थी, इसको क्लियर जब हुआ तो हमारे पास सामान आने लगा। एंड आफ्टर दैट ताश के पत्तों की तरह, क्योंकि लड़ाई ही पूरी उस लॉजिस्टिक एक्सेस की थी। अगर लॉजिस्टिक एक्सेस उनके हाथ में रहता तो हम ये जीत नहीं सकते थे। बट आते कैसे हैं वेपन्स? क्योंकि इनको तो बहुत गार्ड करना होता होगा, अगर पूरे इंडिया से कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। व्हाट इज अ प्रोटोकॉल टू प्रोटेक्ट वेपन्स? कैसे आते हैं? ओके, इनके आसपास क्या होता है? क्योंकि इतनी बुलेट्स, इतनी गन्स, इतनी ग्रेनेड्स, पता नहीं क्या क्या आते होंगे, बहुत फ्रेजाइल, कोई भी मिसयूज़ कर सकता है। बीच में अटैक होकर थोड़ा सा निकल गए, आसपास हमारी कंट्री के अंदर ही डकैती होती है, चोरी होती है, पता नहीं कितनी चीज़ें होती है। हाउ डू यू गार्ड दिस? देखिए, जब सामान आता है तो ऐसा नहीं होता कि अकेला एक ट्रक आ रहा है, एक पूरी कॉन्वॉय चलती है। और जब क्या क्या होता है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उस कॉन्वॉय में? ओके, अब जब आप, सबसे पहले तो एक ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग दैट कॉन्वॉय, ठीक है। उसी से ही इसका एक लेवल रेज हो जाता है कि आपने उसको बिना किसी ऑफिसर सुपरविजन के नहीं छोड़ा है। मैं आपको जंग की बात नहीं बता रही हूँ, मैं आपको और उससे एक दूसरा इंसिडेंट बता रही हूँ। ये तब की बात है जब मैं ऑपरेशन राइनो में थी। नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में जितने भी ऑपरेशंस इंडियन आर्मी चलाती है, एक बड़ा अम्ब्रेला ऑपरेशन उसको कहते हैं, ऑपरेशन राइनो। उस समय 1994 की बात मैं कर रही हूँ, तो उल्फा वॉज वेरी वेरी एक्टिव। और हमारा जो बेस डिपो था, उसमें एक बेस डिपो से आगे तक के लिए AK-47 की ट्रेन आ रही थी पूरी। एंड आई वॉज अ सिक्योरिटी ऑफिसर फॉर दैट, सो आई वॉज इन दैट ट्रेन। सो यू कैन इमेजिन, अब आप आ रहे हैं टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरिया के अंदर एक ट्रेन फुल ऑफ AK-47s लेकर, जो एक बहुत प्राइम टारगेट है। तो अब वो पूरा जो रास्ता है, इंफॉर्मेशन, आप सारे वक्त आप कनेक्ट में हैं, आप कांटेक्ट में हैं, आपके साथ पूरे आर्म्ड गार्ड्स चल रहे हैं, और साथ ही साथ वो जो पूरा एरिया है वो कॉर्डन्ड है। उस पूरे रास्ते पे फौज लगी है, स्पेशली जहां से आप ब्रह्मपुत्रा क्रॉस करते हैं और आप असम के अंदर एंटर करते हैं। वो पूरा एरिया जो है हेवीली गार्डेड बाय ओन सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस। और जिस दिन हम पहुंचे हैं गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन पे और ये अनलोड हुई, ओवरनाइट वो हथियार की पेटियों पे पेटियां किस तरीके से हमने रिकॉर्ड टाइम पे वहां से निकाली और डिपो के अंदर सेफ जोन में पहुंचाई विदाउट अ सिंगल मिसहैप हैपनिंग। तो क्या स्पेशल मेजर्स लेते हो जिससे प्रोटेक्ट? सो देयर इज लॉट ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ए, इट इज नॉट अलोन। बी, इट इज नॉट ओनली ऑन द लोकल एरिया फॉर्मेशन। ये आर्मी हेडक्वार्टर और ये हायर हेडक्वार्टर्स एक बहुत बड़ी व्हाट यू कॉल इट, एक बड़ी चेन ऑफ कमांड है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। हथियार, गोला बारूद मूव करना एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। और हम ये कभी भी श्योर नहीं हो सकते हैं कि इंटरनल स्पाई नेटवर्क किस तरीके से काम कर रहा है दुश्मन का। Exactly. कौन है हमारे अंदर। ये इंपॉर्टेंस है लॉजिस्टिक्स की, कि हम उस सामान को इतना गार्ड कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है हमारे अंदर से ही कोई स्पाई हो सकता है ना। yeah. हमें क्या पता कौन उनका इन्फॉर्मर है। सो एक तो स्टैगर्ड टाइम के साथ चलता है, देयर इज नॉट अ रूटीन दैट इज फॉलोड। अब आप मान लीजिए, और ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता रही हूं, जहां से कॉन्वॉय आ रहा था तकरीबन 90 गाड़ियों का, जो हर तरीके के हथियार
गोला, इट वॉज ओनली एम्यूनिशन. 90 ट्रक्स. 90 ट्रक्स. प्राइम टारगेट फॉर एनिमी. हाँ, इसको खत्म किया तो इंडियन आर्मी का पहले ही आप एक एम्यूनिशन डंप उड़ा चुके हैं. उसके बाद जो ये रिप्लेनिशमेंट आ रही है, अब रिप्लेनिशमेंट जो है वो इतना भी टाइम आपके पास नहीं है कि आप पूरा पहले डिपो में लाएं और वहां से इशू करें. दूसरी चीज, अगर दुश्मन ने आर्टिलरी फायर किया और आपका एक ट्रक उड़ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरीके का पूरा गोला बारूद उड़ गया. तो आप एक ट्रक में मिक्स्ड सामान रखते हैं. ओके, हर ट्रक में मिक्स्ड होता है. मिक्स्ड सामान है कि ऐसा नहीं हो कि अरे AK-47 का सारा एम्यूनिशन उड़ गया, अब ये इक्विपमेंट आउट ऑफ एक्शन हो गया. नो, तो मिक्स्ड होता है सब. मिक्स्ड है. दूसरा, एक और हम इंटरनली खुद को भी सैबोटेज कर सकते हैं. हम A एम्यूनिशन के साथ B टाइप उसका पेयरिंग फ्यूज न दें, तो भी वो हमारा एम्यूनिशन वेस्ट हो गया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पूरा जो रास्ता है वो सेफ हो, कॉर्डन्ड हो, रूटीन ना हो, स्टैगर्ड टाइम के साथ निकले. तो जब ये कॉन्वॉय आ रही थी तो कभी तेज कभी हल्की, जिससे कि दुश्मन को जजमेंट नहीं लग पाए कि कितने टाइम पे कितनी आ रही है. दूसरी आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी, राज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. जब हमारी ये कॉन्वॉयज आ रही थी, क्योंकि ये दुश्मन का बहुत प्राइम टारगेट था, तो हम दिन के समय गाड़ियां नहीं चला रहे थे, हम रात के समय चला रहे थे कॉन्वॉय. अब आप बोलोगे रात के समय भी तो दुश्मन देखेगा ना, दुश्मन ने तो देखना ही है. एग्जैक्टली. अगर आपने लद्दाख की पहाड़ियां देखी हैं तो वैसे चाकू जैसी पहाड़ियां, काली धारदार पहाड़ियां, एंड बहुत स्टीप उनके बेंड्स हैं और बिल्कुल खड्डे एक तरफ. इसके बीच में हमारे ASC के जो ड्राइवर्स थे, एक्सपर्ट ड्राइवर्स, लाइट ऑफ करके गाड़ियां चला रहे थे. कॉन्वॉय के आगे जवान टॉर्च लेकर धीरे धीरे दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे. उनके पीछे पहली गाड़ी चल रही है, तेज नहीं दौड़ा सकते हैं, आवाज आएगी. धीरे 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 करके कॉन्वॉय आगे बढ़ रहा है उस स्ट्रेच से, क्योंकि पूरा स्ट्रेच तो दुश्मन की निगाह में नहीं था. कुछ कुछ स्ट्रेचेस थे पॉट शॉट के. उस एरिया से जहां से दुश्मन आपको डायरेक्ट देख सकता है, वहां हमारे जवान टॉर्च लाइट में धीरे धीरे आगे दौड़ते हुए जा रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड में जहां सांस नहीं आ रही है. और उसके पीछे ये पूरी गाड़ियों की कॉन्वॉय सांप की तरह से धीरे 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 आगे बढ़ रही है. गन लोकेशंस पे पहुंचकर ऑफलोड कर रहे हैं वो एम्यूनिशन जो उस गन को चाहिए. कोई गन ऐसी नहीं हुई जिसके पास गलत एम्यूनिशन आ गया. Isn't that beautiful? It's amazing. और लॉजिस्टिक्स की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर जंगें जीती जाती हैं, जंगें हारी जाती हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक्स नहीं है तो मोरल नहीं है. नेपोलियन बोनापार्ट का बड़ा बढ़िया सेइंग है. सो नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं किसी भी फौज को जीतने के लिए 3 फैक्टर्स चाहिए. पहला होना चाहिए साइज ऑफ द आर्मी. न्यूमेरिकल एडवांटेज है ना, कितनी बड़ी सेना है, न्यूमेरिकल एडवांटेज. जितनी बड़ी सेना है आप जीत सकते हैं. दूसरा फैक्टर है स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट. जिस फौज के पास जितना स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट होगा उसको उतनी टेक्नोलॉजिकली वो एडवांटेज है. ट्रू. बट द थर्ड फैक्टर जो पहले दोनों को ओवरराइड करता है वो है मोरल ऑफ दैट आर्मी. अगर फौज का मोरल हाई है तो चाहे वो छोटी हो फौज, चाहे उसके पास इक्विपमेंट्स कम हो, वो फौज हमेशा जीतती है. जिसका एक बहुत एग्जाम्पल है बढ़िया, वियतनाम. क्लोजर हो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के जो गोरिल्ला वॉरफेयर थे, औरंगजेब की फौज को उन्होंने किस तरीके से हराया. तो मोरल ऑफ द आर्मी बहुत बड़ी चीज है. और मोरल को हाई रखने के लिए कॉन्फिडेंट लीडरशिप, इंस्पिरेशनल लीडरशिप एंड गुड लॉजिस्टिक्स. जब लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो एक ट्रक को गार्ड करने के लिए कितने सोल्जर्स होते हैं? लेट्स से यू सेड अ ट्रेन फुल ऑफ, पूरी ट्रेन AK-47, तो कितने सोल्जर्स को गार्ड कर रहे होंगे? देखिए एट एनी गिवन पॉइंट, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा ना.
ट्रेन को गार्ड, हाँ बिल्कुल, आपकी ट्रेन किसी ने रोक दी, आपके रेलवे ट्रैक के ऊपर किसी ने पत्थर डाल दिए, तो आप किस तरीके से उसको वो करेंगे? सो यू कैन इजीली टेक इट दैट दीज आर गोइंग टू बी द रेजिमेंट्स हु आर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो टाइम पर चेंज हो रही हैं। अच्छा। क्योंकि आप 24/7 एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप शिफ्ट करते आते हैं, शिफ्ट करते जा रहे हैं ना। और वही चीज है, आप स्टैगर्ड टाइम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप कोई रूटीन नहीं फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको 2 दिन में पहुंचना है तो वो 2 दिन में आपको एक ग्रीन कॉरिडोर मिल रहा है। उस समय की बात और थी, आज की बात और है। और हम जब बात करते हैं कि किस तरीके से लॉजिस्टिक्स काम करती है, तो लॉजिस्टिक्स आइसोलेशन में कुछ भी नहीं करती, क्योंकि लॉजिस्टिक्स के अपने पास कोई फाइटिंग फोर्स नहीं है। लॉजिस्टिक्स इज नॉट अ फाइटिंग फोर्स। लॉजिस्टिक्स सब पीछे से सपोर्ट कर रही है। बट गार्ड्स तो और गार्ड नहीं, लॉजिस्टिक के गार्ड्स नहीं है, लॉजिस्टिक के सिपाही ने गन नहीं उठाया है यहाँ पे, ये पूरे हमारे इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स का काम है गोला बारूद आपको देना। बट जिस ट्रक में आ रहा है उस ट्रक को तो सिक्योर करने के लिए लोग चाहिए होंगे। इन्फेंट्री ऑफिसर, इन्फेंट्री जवान आर देयर। कितने होते होंगे? 90 ट्रक्स का एक कॉन्वॉय आ रहा है। तो आप देखिए, अगर एक रेजिमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, एक रेजिमेंट में मोटा मोटा 900 सोल्जर्स हैं, ठीक है, पूरी रेजिमेंट तो नहीं लगेगी, पूरी रेजिमेंट नहीं लगेगी, 100 एक होंगे इसमें। 100 एक होंगे। जितना बड़ा कॉन्वॉय है उतनी आपकी सिक्योरिटी चलेगी, आगे भी पीछे भी, दोनों तरफ। और ऑफिसर हमेशा सबसे पीछे चलता है, कॉन्वॉय में ऑफिसर हमेशा सबसे पीछे चलेगा। ये वो गाड़ी लेकर ऐसे आगे आगे भी आएगा, कभी आगे चलेगा, बीच बीच में चेक करता हुआ निकलेगा सबका। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उस ऑफिसर का रोल, क्योंकि उसको पूरी कॉन्वॉय को सही सलामत आगे लेकर आना है। मेरे को एक क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन था, मैंने कहीं पढ़ा था, हाई एल्टीट्यूड पे जवानों को, सोल्जर्स को चॉकलेट्स देते हैं। यस, ताकि वो डिप्रेस ना रहे। नहीं, व्हाट इज दैट? डिप्रेशन का बात नहीं है। सो चॉकलेट्स आर गोइंग टू गिव देम इंस्टेंट एनर्जी, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, आपकी भूख मर जाती है, आप खा नहीं पाते। प्याज देखा है आपने? हाई एल्टीट्यूड में प्याज पत्थर की तरह, क्योंकि उसके अंदर जितना वाटर कंटेंट है वो सब बर्फ बन गया। आप गाजर नहीं काट सकते, आप मटर नहीं छील सकते, क्योंकि जितना वाटर कंटेंट है वो सब बर्फ बन गया है। तो आप पहले सब्जी को गर्म पानी में डालेंगे, उसके बाद आप उसको कट करेंगे। तो अब आप ये सोचो, हाई एल्टीट्यूड में जो राशन होती है, दैट इज ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, देयर इज डिहाइड्रेटेड राशन, एग पाउडर। एग का पाउडर होता है जिससे कि ऑमलेट बनाया जा सके, क्योंकि अंडा तो आ नहीं सकता, तो अब किस तरीके से अंडा खाएंगे? तो देयर इज लॉट ऑफ डिहाइड्रेटेड राशन। तो हमारी डीआरडीओ वगैरह बहुत इसके ऊपर R&D करती है कि किस तरीके से हो। तो ये काम ASC का है। किसी भी सूरत में जवानों को वो खाना मिलना चाहिए कि वो कम खाएं, लेकिन उनके अंदर एनर्जी रहे। तो जो बंकर्स बने हुए हैं, वो बंकर्स की जो वॉल्स हैं, वो चॉकलेट के डब्बे हैं, वो ड्राई फ्रूट्स के डब्बे हैं। लेकिन नहीं खा सकते आप, क्योंकि आपके मुंह के अंदर, आपकी आंखों में, आपके कान के अंदर, आपके बॉडी के अंदर पूरा केरोसिन है, क्योंकि सिर्फ केरोसिन आपको जिंदा रख रहा है। वहां जिस तरीके से स्टोव जल रहा है और आप उसमें हाथ गर्म कर रहे हैं, वो आपको जिंदा रख रहा है। सारा खाना आपको एयर ड्रॉप होके आ रहा है, खासकर ग्लेशियर में। किस तरीके से ASC के जवान हर पोस्ट के ऊपर स्किड बोर्ड्स के ऊपर सामान लगाकर उसको नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, उनके ऊपर अलग कलर के पैराशूट्स लगा रहे हैं, और उधर पोस्ट पे इन्फेंट्री का जवान खड़ा है जो देख रहा है कि ये कहां गिर रहा है। अच्छा, और इंटरेस्टिंग चीज बताओ, चिट्ठियां भी ऐसी आती हैं, चिट्ठियां भी एयर ड्रॉप होके आती हैं। और एक चीज बताऊं, अगर किसी को हैपो हो गया, दैट इज हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी डिसऑर्डर, यानी आपके शरीर के अंदर, आपके लंग्स के अंदर पानी भरने लगा, इंस्टेंट डेथ इन मैटर ऑफ आवर्स, कुछ ही घंटों में डेथ है।
और ये हैपो कहते हैं इसको, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, सॉरी हैपो, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। ये आपको हाई एल्टीट्यूड में जिसको रेस्क्यू करना है वो भी सिर्फ चॉपर से हो सकेगा, और अगर मौसम पैक हो गया तो कोई ऑप्शन नहीं, तो हो सकता है वो जवान वहीं अपना दम तोड़ दे। यूजुअली हाई एल्टीट्यूड में और वॉर के सीन में राइट एक गोल्डन आवर रूल होता है राइट, हाँ, कि जब बहुत ही ब्रूटली कोई इंजर हो जाए तो उस इंजरी के बाद गोल्डन आवर होता है कि 60 मिनट्स के अंदर अंदर किसी ना किसी तरह इनको मेडिकल का सपोर्ट पहुंच जाए बहुत ही जल्दी, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइट। तो हाउ डू यू मेक श्योर कि वो उसी घंटे में किसी तरह उधर ब्लड पहुंच जाए या उनको लेके आ जाओ, या लाइक इसमें भी लॉजिस्टिक्स यू गाइस डू समथिंग? इसकी अलग टीम होती है? इसकी अलग टीम है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स इज नॉट मेडिकल सर्विसेज। अब दो तरीके से है, एक तो ये कि जवान को अपने किसी भी भारतीय सेना की बात करेंगे हम पाकिस्तानियों की बात नहीं करेंगे, सॉरी बॉस, जिन्होंने अपने शहीद जवान जिनकी मॉर्टल रिमेन्स पड़े हैं और पाकिस्तान ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, उस पाकिस्तान की हम बात नहीं करेंगे। हम इंडियन आर्मी की बात करेंगे जिसने उस दुश्मन सिपाही को भी सल्यूट किया और उसको एक फौजी तरीके से उसके लास्ट राइट्स किए उनके रिलीजन के हिसाब से, ये हमने किया। लेकिन ये उसकी बात नहीं करेंगे, हम इंडिया की बात करेंगे। अगर हमारा कोई जवान घायल हो जाए और अगर उसको नीचे रेस्क्यू किया जा सकता है, उसको नीचे लाया जा सकता है, तो जवान जो है वो उसको, जो एबल बॉडीड जवान है वो उसको लेकर नीचे तक आ रहे हैं। मान लीजिए किसी को गोली लग गई, मान लीजिए किसी का पैर माइन पे आ गया, अगर वो चल सकता है, लेकिन अगर वो एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है तो उस टाइम पर इंडियन एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स थे, खासकर जंग के टाइम पे, उन्होंने ये रेस्क्यू का काम किया। जो हमारे ये मेडिकल सर्विसेज इमीडिएटली पहुंचाने के लिए, इसको इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा रोल था उस समय। हमारे बहुत जवानों की जान इसलिए बची क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर के अंडर ये जो रेस्क्यू मिशंस शुरू किए और हमारे जवानों को वहाँ से निकाल के लेकर आए। क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपके पास लिमिटेड जवान है, आप और जवानों को कम नहीं कर सकते कि उनको और लोग नीचे लेकर आए। देयर आर सच स्टोरीज कि एक जवान का हाथ उड़ गया और उसने अपना हाथ यूं पकड़ लिया, उसने हाथ पकड़ लिया अपना, समझ नहीं आती ना ये कहानियां। और तब तक पीछे वाले ने बोला कि टाइम क्या हुआ है, उसने बोला उसी हाथ पे घड़ी है। आप कहां से लाएंगे ऐसी फौज, आप कहां से लाएंगे भाई? ये इंडियन आर्मी है। एक दूसरी चीज बताती हूं आपको। इंडियन एयरफोर्स आई ऑपरेशन सफेद सागर, नाम दिया कारगिल की लड़ाई में। एयरफोर्स आई मई 25 को। ओके। इंडियन आर्मी का ऑपरेशन शुरू हो गया था मई 5 को। वी वर 21 days विदाउट एयरफोर्स, क्रूशल टाइम। और जब इंडियन एयरफोर्स आई भी तो कहा गया कि आप LOC क्रॉस नहीं करेंगे। तो अब आप ये सोचो कि यहां से फाइटर जेट आ रहा है, आसमान में तो कोई LOC नहीं लगी, LOC पे जाके 90 डिग्री कैसे टर्न करेंगे? एयरफोर्स को कहा गया आपने LOC क्रॉस नहीं करनी है, आप अपने साइड पे ही गोले गिराइए, क्योंकि दुश्मन अपनी ही साइड पे है, एंड दुश्मन इज सिटिंग बैंग ऑन LOC। आप कुछ भी करेंगे, आप LOC क्रॉस करेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट शायद इंटरनेशनल अरीना में पाकिस्तान को वो हेड्स अप नहीं देना चाहते थे एक फुल ब्लोन वॉर का। तो एयरफोर्स ने तरीका निकाला कि हम LOC के पैरेलल फ्लाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही कहा गया कि मई 25 को आप ये ऑपरेशन का हिस्सा बनिए, मई 26 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता एक मिग उड़ा रहे थे। उन्होंने दुश्मन के पोस्ट पे एक रॉकेट ड्रॉप किया
जो रैरिफाइड एयर की वजह से निशाने पे नहीं गिरा, उनके जो इंजन था उसमें सर्ज हो गया और उनके इंजन में आग लग गई और प्लेन जो है वो पत्थर की तरह नीचे आने लगा। ही इजेक्टेड, माने वो निकल गए, वो बाहर निकले, लेकिन निकलते हुए उन्होंने अपना मेडे कॉल जो था वो पीछे अपने हेडक्वार्टर्स को दे दिया। उसी समय एक और मिग आसमान पे था जिसको स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा उड़ा रहे थे। ही वॉज ऑन अ रिकॉनेसेंस मिशन। उनको कहा गया कि जरा आप ये देखो कि वो कहां गिरा है, सो दैट वी कैन रिट्रीव द एयर वॉरियर बैक। अब ये नीचे उड़ रहे थे, बूम की आवाज हुई और जहाज में आग लग गई। नीचे से जो पाकिस्तान की फोर्सेस थी उन्होंने शोल्डर माउंटेड सरफेस टू एयर मिसाइल, जो स्टिंगर मिसाइल्स थी, वो फायर करी थी और उस मिग में आग लग गई। अजय आहूजा इजेक्ट हुए और पैराशूट से जब नीचे आ रहे थे तो ही वॉज फायर्ड अपॉन। इट इज अगेंस्ट जेनीवा कन्वेंशन। आप कभी भी पैराशूट से जो नीचे आ रहा है, क्योंकि उसके पास फेयर फाइट नहीं है, उसके ऊपर आप फायर नहीं कर सकते। इट इज नॉट द एथिक्स ऑफ वॉर। लेकिन पाकिस्तानियों ने उनके ऊपर गोली चलाई। जब वो नीचे गिरे तो पॉइंट ब्लैंक रेंज पे उनके ऊपर गोलियां मारी गई। हिज बोन्स वर शैटर्ड, हिज बॉडी वॉज लाइक अ छलनी। अगले दिन एक मी-17 जहाज हेलीकॉप्टर, उसके ऊपर भी ये मिसाइल का अटैक आया। इंडियन एयरफोर्स वेंट बैक ऑन द ड्राइंग बोर्ड। बीच ऑपरेशन में उन्होंने अपनी ऑप्स की स्ट्रैटेजी को रिवर्क किया। तो अगर इंडियन एयरफोर्स जंग के बीच में स्ट्रैटेजी रिवर्क कर सकती है तो आप और हम किस झाड़ की पत्ती हैं? माने ईगो नहीं होनी चाहिए, हम कभी भी करेक्शन कर सकते हैं लाइफ में। दे वेंट बैक ऑन ड्राइंग बोर्ड और उन्होंने बोला, पहली चीज, हम ऐसा कोई जहाज नहीं उड़ाएंगे जो 28,000 से नीचे उड़े, क्योंकि स्टिंगर मिसाइल का रेंज 28,000 फीट है। हमारे जहाज कम से कम 30,000 फुट पे उड़ेंगे। दूसरी चीज, अब क्योंकि मिग इज नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि उसके रॉकेट्स जो हैं वो रैरिफाइड एयर की वजह से अपने टारगेट पे नहीं गिर रहे हैं, वी ब्रॉट इन मिराज 2000 विच वर इक्विप्ड विद लेजर गाइडेड प्रेसिशन बॉम्ब्स। उसके बाद क्या हुआ वो दुनिया ने देखा। माने तकरीबन 9,000 सॉर्टीज वर डन, एक भी जहाज को खरोंच नहीं आई। सिर्फ शुरुआती ये जो 3 एक्सीडेंट्स हुए। स्ट्रैटेजी चेंज। अभी आपने नया देखा DRDO के जो नया वेपन अभी आया है? कौन सा वाला? जो लेजर बीम जो ड्रोन्स को टैकल करने के लिए आए। Yes. Did you see that? I have seen. एक छोटा सा ट्रक जैसा है जिसमें पीछे पूरा लेजर माउंटेड वेपन है, वो ड्रोन को देखते से लेजर से उड़ा देगा। तो अभी आपको पता है कि जब ये लेजर गाइडेड बॉम्ब्स आए हमारे पास, इस टाइम पे हमारे ऊपर बहुत सैंक्शंस लगे थे। हमारे पास अमेरिका ने बॉम्ब्स तो दिए थे लेकिन उसके फ्यूज नहीं दिए थे। एंड यू नो हु केम टू आवर हेल्प? इजराइल। और जुगाड़ किए गए कि कैसे इसको हम वर्कआउट करें, एंड द जुगाड़्स वर्कड आउट। तो इजराइल एंड रशिया हैज हेल्प्ड अस अ लॉट, राइट, ओवर द ईयर्स। यस। जबकि इंडिया ने एक जमाने पे इजराइल के अगेंस्ट वोट किया था जब वो इंडिपेंडेंट स्टेट की बात आई थी। But now India supports Israel. India supports Israel. And India supports Russia also. Yes. And Russia has been a time-tested friend. आपको अगर मैं 1971 की कहानियां सुनाऊंगी तो मुझे लगता है उसके लिए एक अलग ही एपिसोड करना पड़ेगा। How their nuclear submarines surfaced and American warships had to turn back. Just because at the right time Russia came at our help. तो ये 2 बड़े time-tested friends हैं और हमें अपने फ्रेंड्स को एकदम नज़दीक रखना चाहिए। What is one thing जो वॉर के बारे में हम सिविलियंस को कभी नहीं पता चलेगा, या कौन सी ऐसी चीज़ें जो मूवीज़ में देख के एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, एंड समथिंग दैट यू कैन सी इन द वॉर, क्योंकि आप वहाँ पे रह चुके हो? बिकॉज आई वॉज रीडिंग अबाउट इट दैट यू कैन रीड अबाउट वॉर, आप देख सकते हो, उसके बारे में पढ़ सकते हो, आप कहानियाँ सुन सकते हो, पर जो वहाँ पे होता है ना, दैट पर्सन कैन स्मेल द वॉर। वहाँ का बारूद, वहाँ का खौफ, वहाँ का जुनून, वहाँ की एंगर, वहाँ का ब्लड, वहाँ का लाइक गन्स, पाउडर, एवरीथिंग दैट यू गाइस कैन स्मेल, और वो बहुत
बहुत ज़्यादा या तो जुनून क्रिएट करने वाला, कॉन्फिडेंस क्रिएट करने वाला एक्सपीरियंस होता है, बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है। सो दैट्स वन थिंग। ऐसे कौन सी और चीज़ है जो हमको कभी पता नहीं चलेगी, वी कैन नेवर एक्सपीरियंस थ्रू मूवीज़ और थ्रू स्टोरीज और थ्रू। कभी आपने खून स्मेल किया है? नहीं। कभी आपने वो डीजल स्मेल किया है? जब ऐसे आर्टिलरी गन्स ऐसे मूव करती जा रही हैं, तो द बिग वेपन सिस्टम्स व्हेन दे आर देयर, वो गुस्सा, वो पेन, सिर्फ आप 3 शब्दों के लिए खड़े हो, 3 शब्दों के लिए, और वो है ड्यूटी, ऑनर, करेज, जिसको अगर हम हिंदी में बोलें नाम, नमक और निशान। कारगिल का कितने दिन तक चला था वो? 3 महीने। 3 महीने। हमको 3 महीने लगे उनको प्रॉपरली सरेंडर कराने में, हराने में। जुलाई। और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, ये जून जुलाई के ही 3 महीने थे व्हेन आई वाज इन माय सेकंड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड आई वाज देयर। वाओ। तो आप जंग के मैदान में खड़े हैं विद अ प्रेग्नेंट बेली, और जब आप चल के आते हैं, आप सिर्फ इमेजिन करो राज, आपके एक हाथ में आपकी कार्बाइन है, एक हाथ में मैंने अपने 2 साल का बच्चा पकड़ा है, और मैं प्रेग्नेंट हूं। तो वो समय ऐसा था जब मेरी पोस्टिंग हुई हाई एल्टीट्यूड पे। आई वाज द फर्स्ट लेडी ऑफिसर जिसको हाई एल्टीट्यूड और एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट की पोस्टिंग मिली। 1997 की बात है। तो जब मैं पहुंची तो फौज के कुछ बड़े प्रैक्टिसेस होती हैं कि आप पहुंचे हैं, आप कमांडिंग ऑफिसर के ऑफिस में जाते हैं और आप सैल्यूट करके आप रिपोर्ट हुए हैं, सो यू आर मीटिंग द सीओ फॉर द फर्स्ट टाइम। माय कमांडिंग ऑफिसर डिड नॉट मीट मी द होल डे। मुझे अभी भी याद है, बर्फ पड़ रही थी बाहर, अंधेरा हो रखा था, मैं सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंची हूँ, जो ऑफिस का टाइम था, और शाम के 6 बज गए। मैं अपने कमांडिंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे अंदर नहीं बुलाया। क्यों? शाम को जब घर जाने की बात होने लगी और फिर से मैसेज गया कि मैडम हैं जो बाहर बैठी हैं, ये सेड उनको बुलाओ। मुझे ऐसा लगता है जैसे आज भी वो दिन अभी ही हुआ है जैसे। तो उन्होंने ऐसे मेरी तरफ देखा, मैं अंदर गई, जबरदस्त थम, जोश होता है ना एकदम, थम, सैल्यूट। एंड आई सेड, लेफ्टिनेंट याशिका हटवाल त्यागी सर। एंड ही जस्ट लुक्ड एट मी। उन्होंने ऐसे चश्मे नीचे किए, ही लुक्ड मी फुल इन द फेस एंड सेड, वी नेवर वांटेड यू हियर। उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं आर्मी हेडक्वार्टर का एक्सपेरिमेंट हूं। पहली लेडी ऑफिसर लॉजिस्टिक्स विंग की हाई एल्टीट्यूड में, जहां तक नजर जाए कोई लेडी ऑफिसर नहीं। और फिर जब कारगिल की लड़ाई शुरू हुई, तो उस समय मेरा 2 साल का टेन्योर पूरा हो रहा था, और वहां पर टेन्योर 24 मंथ्स का होता है। मतलब हम वहां साल में भी नहीं गिनते हैं टेन्योर, हम मंथ में गिनते हैं हाई एल्टीट्यूड में। तो 24 मंथ्स का टेन्योर है, लेकिन लड़ाई छिड़ गई तो सबकी पोस्टिंग्स, छुट्टियां सब रुक गई थी। अब पोस्टिंग रुक गई है। माय कमांडिंग ऑफिसर कॉल्ड मी। कमांडिंग ऑफिसर ने बोला कि यू आर प्रेग्नेंट, अगर तुम बोलोगी और केस टेकअप करोगे तो शायद आर्मी हेडक्वार्टर तुम्हारी पोस्टिंग कर दे, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम यहीं रहो। और आपको पता है, हाई एल्टीट्यूड की प्रेगनेंसी मजाक नहीं है। हाई एल्टीट्यूड की प्रेगनेंसी में इतने चैलेंजेस हैं कि हर मिनट आपका या तो बच्चा अबॉर्ट हो सकता है या आपका बच्चा स्पेशल बेबी हो सकता है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है। अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो भी चलते हुए आपको कई बार ब्रेथलेसनेस होती है, और वहां तो आप ये मानो जैसे कोविड टाइम पे आपने देखा था कि लोगों को सांस नहीं आ रही है, वहां आम दिन में भी वैसा ही रहता है।
प्लेन्स में कहते हैं कि आप आयरन रिच डाइट खाइए, खजूर खाइए, पालक खाइए। हाई एल्टीट्यूड में कहते हैं कि आप ये कुछ मत खाइए, क्योंकि उसको पचाने के लिए, उस बॉडी को उसे प्रोसेस करने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए टू कन्वर्ट इट इनटू हीमोग्लोबिन, और वहाँ है नहीं। तो या तो आप बच्चे को सेल्फ अबॉर्ट कर देंगे, या आपका बच्चा मानसिक तौर पे बीमार पैदा होगा। 7 दिन बिना घर गए, बिना कपड़े बदले वहीं खड़ी थी यूनिट के अंदर। जहाज पे जहाज भर के आ रहे थे फौजी यूनिट्स को लेकर देश के हर कोने से। लेह के एयरफील्ड पे लैंड कर रहे थे, वहां से सीधे वो हमारी यूनिट में आ रहे थे, जहां हम उनको हथियार, गोला बारूद, स्पेशल क्लोथिंग, गाड़ियों की बैटरीज, मतलब जो सामान चाहिए सब दे। वी वर रेडी। और आप ये सोचिए लॉजिस्टिक्स का काम कितना इंटरेस्टिंग है। आपके पास मान लीजिए आ रही है राजपुताना राइफल, ठीक है, इमेजिन करिए क्या लोग होते हैं वो 6-6 फीट ऊंचे, और आपने गलती से सामान निकाला है गोरखा रेजिमेंट के लिए, जिनके 5 नंबर साइज के जूते हैं। तो आपने जूते तो इशू कर दिए, स्पेशल क्लोथिंग तो इशू कर दी, लेकिन वो उनके काम की नहीं है। तो दुश्मन से वो बाद में लड़ेंगे, पहले मौसम उन्हें मार देगा। True. तो हर इंसान को सही चीज इशू करना, हर हथियार को सही एम्यूनिशन देना। अब बड़ी बड़ी गन्स होती हैं, उनका एम्यूनिशन होता है और उनका फ्यूज होता है, ठीक है। दोनों चीज सही होनी चाहिए। गलत एम्यूनिशन को गलत फ्यूज दे दिया तो उसके पास वो एम्यूनिशन रखा है लेकिन वो उसे यूज नहीं कर पा रहा। उस टाइम पे तो टेक्नोलॉजी भी नहीं होगी, सब हाथ से करना होता होगा। यस, सब कुछ हाथ से इशू हो रहा है। मतलब मुझे अभी भी याद है वो अकाउंट कार्ड्स जिस पे हम इशू करते थे, एक लाल लाइन लग गई उन अकाउंट कार्ड्स पे और उसके नीचे लग गया वॉर अकाउंटिंग। अब जंग के तौर पे सामान इशू हो रहा है। नॉट ओनली दिस, मैं अपनी यूनिट से, लेह से, आई वॉज गोइंग ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस कारगिल, द्रास, मशको, क्योंकि जगह जगह हमने लॉजिस्टिक पॉइंट्स एस्टैब्लिश कर रखे थे। वहां जाकर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेके आनी है। अब मैंने आपको बताया मेरे पास 2 साल का बच्चा था। बच्चे को तो मैं नहीं लेके जा सकती फ्रंट पे, बच्चा कहां छोड़ूंगी। क्या किया? हमारे ऑर्डिनेंस डिपो में लद्दाखी लेबरर्स थी, लद्दाखी औरतें, और लद्दाखी औरतों ने कहा मैडम चिंता नहीं करो, बच्चा हम देखेंगे, आप जाओ। दीज आर द स्टोरीज। और कभी 1 दिन, कभी 2 दिन आप वहां खड़े हो जहां बोफोर्स की गन्स दे आर पाउंडिंग एंड यू आर लिसनिंग टू दैट एंड यू से आई हैव शूट दैट, ये गोला मैंने इशू किया है। तो काम सही हुआ तो लॉजिस्टिक्स को कोई याद नहीं करता, लेकिन अगर गलती हो गई तो लॉजिस्टिक्स ही सामने। वो कहते हैं ना कि फौजी तब तक लड़ाई लड़ सकता है जब तक उसके बंदूक में गोली है और उसके पेट में रोटी है। Here's my last question to you. Yes, bring it on. आपने किसी टेररिस्ट से एनकाउंटर किया अप क्लोज? मैंने वो गोलियां दी हैं जिससे टेररिस्ट मारे गए हैं। That we know now. That was my role as an ordnance That's officer. the most important role. Yes. तो जो जहां है जंग में उसका रोल वही है, और हर एक का रोल मैटर करता है। चाहे वो एक डॉक्टर है फौज का, चाहे वो एक इंजीनियर है फौज का, चाहे वो गाड़ी रिपेयर करने वाला है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो लास्ट सोल्जर है जो आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट में है एनिमी के साथ। जिसका जो रोल है वो अपना रोल बखूबी से निभाए, तभी पूरी फौज की जीत होती है। एज लॉजिस्टिक्स ऑफिसर मैंने कभी कोई मिलिटेंट नहीं मारा है, क्योंकि ये मेरे सर्विस का मैंडेट नहीं था। मेरा मैंडेट था वो गोली देना, हथियार को रेडी रखना, कि हथियार अगर रिपेयर मांग रहा है तो उसकी जो रिपेयर का चीज है वो उस समय वहां मौजूद होना चाहिए। और वो गोली देना जो यहां जाके लगेगी उसे।
And I will also leave you with a last and final word from my side. ये एक फौजी की तरफ से एक फाइनल लेसन है. Always choose harder right over easier wrong. And never let your wishbone grow where a backbone should be. Nice. Very powerful words. This is philosophy of life. आपके जीवन में हमेशा आपके पास दो रास्ते आएंगे. एक होगा आसान रास्ता जो शायद अनएथिकल हो. एक आएगा कठिन रास्ता लेकिन अनडिनायबली राइट. आपको भगवान उतनी ताकत दे कि आप जीवन के हर पड़ाव पे कठिन रास्ता चुने जो सही हो. एंड कीप दैट वॉरियर अलाइव इनसाइड यू ऑलवेज. Perfect. Thank you so much. Thank It was you. pleasure having you. एक बार मेरे साथ जय हिंद बोलिए. आप बोलो. मैं जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. Hi Raj. So glad to meet you. Pleasure meeting you. Please have a seat. कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया. Thank you. आपने ना एकदम ऐसे नब्ज पकड़ी है. You are a very effective listener, let me tell you. आप सुनते बहुत अच्छे से हैं और आपको पता है exactly, आप समझते हैं. That is I think आपकी सक्सेस का राज यही है. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.